हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे बजट के कुछ अन्य प्रकार, जैसे पारंपरिक बजट क्या होता है, ट्रेडिशनल बजट क्या होता है, प्रोग्राम बजट क्या होता है और निष्पादन बजट क्या होता है, यानी परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, परिणाम बजट क्या होता है, आउटकम जिसको बोलते हैं, ठीक है। शून्य बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है और लैंगिक बजट क्या होता है, जेंडर बेस्ड बजट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम पढ़ते हैं पारंपरिक बजट, ट्रेडिशनल बजट। ये क्या होता है? ऐसे समझिए कि जैसे आप हैं, आप अपने घर से पैसे मांगते हैं कुछ, ठीक है, पढ़ाई के लिए। मैं छोटी डिजिट देती हूँ, हंसना मत, ठीक है। हमेशा मैं छोटी डिजिट इसलिए चूज करती हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो, मैं आराम से आपको समझा सकूँ, ठीक है। सपोज आपके महीने का खर्च है 100 रुपये, ठीक है। आपने अपने घर से 100 रुपये मांगे, ठीक है। आप सिर्फ आपने अपना पूरा कुल खर्च दिखाया कि मेरा कुल खर्च इतना है ओवरऑल। आपने कुछ नहीं बताया कहाँ कितना, कौन से, किस, मतलब कुछ नहीं बता रहे हैं। आपकी बिजली का खर्च कितना है, खाना पानी का खर्च कितना है, घूमने फिरने का कितना है, पढ़ाई, कुछ नहीं बता रहे। बस आप इतना बता रहे हैं कि मेरा ओवरऑल महीने का खर्च इतना है और आपने अपने खर्चानुसार अपनी प्राप्ति कर ली, ठीक है। यह है आपका पारंपरिक बजट, ठीक है। यानी सरकार भी ऐसे ही करती है। ये बहुत ही पुराना, ये बजट की बहुत ही पुरानी पद्धति है, परंपरा है, ठीक है। यानी सरकार क्या करती है, अपना कुल खर्च दिखा देती है कि मेरा कुल खर्च इतना है और अपने कुल खर्च के अनुसार क्या करती है, प्राप्ति करती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पारंपरिक बजट। इसी को वृद्धिमान बजट यानी लाइन आइटम बजट भी कहते हैं, ठीक है। वृद्धिमान बजट भी कहते हैं, ठीक है। यानी सरकार अपना कुल खर्च दिखाती है और उसके अनुसार क्या करती है, अपनी प्राप्ति कर लेती है। यहां पे इस बजट की सबसे बड़ी दोष क्या है कि ये जो प्राप्ति करती है सरकार, जो खर्च है, उस खर्च को क्या करती है, उसको विभागानुसार नहीं दिखाती। यानी किस विभाग को कितना दिया गया, किस विभाग को कितना बांटा गया, ठीक है, ये नहीं दिखाती। तो इस बजट की कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, दूसरा बजट लाया गया जिसका नाम है प्रोग्राम बजट। क्या है? प्रोग्राम बजट। अब प्रोग्राम बजट क्या करता है, जो पारंपरिक बजट है हमारी, उसकी कमियों को दूर करता है। यानी यहां सरकार अपना कुल खर्च दिखाती है, कुल खर्च के अनुसार प्राप्ति करती है और अपने कुल खर्च में जो खर्च का जो आवंटन करती है, जो दिखाती है कि मैंने आवंटन किया, यानी पूरा बताती है कि मैंने किस विभाग को, किस मंत्रालय को कितना कितना मैंने बांटा। पर इस बजट की भी इस बजट की एक जो कमी थी वो क्या थी, ये तो दिखा रही है कि मैंने किस विभाग को कितना बांटा, लेकिन ये नहीं दिखा रही है कि उसका निष्पादन क्या था, यानी उसके लक्ष्य को नहीं दिखा रही। यानी ये जो खर्च है, यानी विभाग को, जो मंत्रालयों को जो खर्च जो बांटा गया, उस खर्च में उस लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने आपको दे दिया कि ठीक है, चलो ठीक है, आप 100 रुपये ले लो। आपके पेरेंट्स ने आपसे पैसे मांगे, आपने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे 100 रुपये, ठीक है। ये आपका पारंपरिक बजट हो गया। अब प्रोग्राम बजट में क्या हुआ, आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि देखो 10 रुपये बिजली का खर्च, 5 रुपये पानी का खर्च, 50 रुपये मेरे खाने का खर्च, पूरा आपने बताया कि भाई 20 रुपये मेरे रूम का किराया, ठीक है। ऐसे आपने पूरा 100 रुपये का हिसाब दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक ही चीज़ के लिए बताया कि मुझे इतना खर्च इस काम के लिए चाहिए, इतना मुझे इस काम के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम में आ गया, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई आपको बिजली चाहिए क्यों, उसका लक्ष्य नहीं कुछ बताया कि मुझे बिजली क्यों चाहिए, मुझे पानी की जरूरत क्यों है, या सच में आपने बिजली के लिए जो खर्च कर रहे हैं, क्या उतना सच में आपको बिजली की जरूरत है, इतने जितना बड़ा रूम आप ले रखे हैं उतने बड़े रूम की जरूरत है। आप कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ आपने बता दिया कि मुझे रूम का किराया इतना चाहिए, ये नहीं बता रहे कि इतना बड़ा रूम क्यों चाहिए आपको, ठीक है। यानी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं, आप ये तो बता रहे हैं कि आप घूमने जा रहे हैं, आपने ये बता दिया, ठीक है। पारंपरिक बजट के अंतर्गत आप ये नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मुझे खर्च चाहिए। प्रोग्राम बजट में आपने इतना बता दिया कि मुझे घूमने के लिए चाहिए, ठीक। अब आप ये नहीं बता रहे कि कहाँ घूमने जाना है भाई। तो नेक्स्ट जो बजट आता है निष्पादन बजट, वो यही बताता है, यानी लक्ष्य निर्धारित करता है कि घूमने मुझे कहाँ जाना है। अब आप ये बताएंगे कि आप घूमने कहाँ जा रहे हैं, आप बताएंगे कि अगर आपको सपोज इंडिया गेट घूमने जाना है, ठीक है। तो निष्पादन बजट यही कहता है कि अब आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा कि आप जो घूम रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। यानी आप जो पैसा ले रखे थे, विभाग को मैंने पैसे दिए, सरकार ने विभागों को जो पैसे बांट दिए, प्रत्येक विभागों को, ठीक है। तो अब उसके जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य, अब ये जो पैसे बांटे वो लक्ष्य केंद्रित बांटे गए, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, ठीक है, अपने अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है आपको, ठीक है। लेकिन तो 1968 में जो प्रोग्राम बजट है उसकी कमियों और पारंपरिक बजट की कमियों को दूर करने के लिए निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत हुई। यानी आप ऐसे समझिए एग्जांपल से कि आप अपने पेरेंट्स से 100 रुपये लेते हो, वो पारंपरिक बजट है, ठीक है। अब आप ये नहीं बताते कि आप घूमने के लिए कितना ले रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, प्रोग्राम बजट के अंतर्गत आपने बताया कि मुझे घूमने जाना है। अब आपको कहाँ घूमने जाना आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट में आप बताएंगे, लक्ष्य बताएंगे कि आपको कहाँ घूमने जाना है। यानी इंडिया गेट अगर आपको घूमने जाना है तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि मुझे इंडिया गेट घूमने जाना है। तो अब सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो जो खर्च है, उस खर्च को लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा। जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को हमने खर्च दिया, खर्च का आवंटन किया, अब वो जो खर्च को हमने आवंटित किया उसको लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने पड़ेंगे। ये निष्पादन बजट के अंतर्गत है। यानी प्रोग्राम बजट में अगर आप लक्ष्य या उद्देश्य को जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। लेकिन 2000 क्या किया गया, 2007-8 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे शुरू किया गया परिणाम बजट, आउटकम बजट। परिणाम बजट में क्या है, अब हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया, अब जो हमारे लक्ष्य थे वो भौतिक थे, हम इंडिया गेट घूम तो आए, ये हमारा लक्ष्य हो गया निष्पादन बजट के अंतर्गत। लेकिन हमने ये नहीं पता कि तुम इंडिया गेट घूमना क्यों चाहते हो भाई, क्या चाहिए, घूमना क्यों चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो घूम के। तो सरकार कहती है कि ये बस काफी नहीं है,
भौतिक लक्ष्य बस काफी नहीं है। यानी आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि आपको इंडिया गेट घूमना है, ये काफी नहीं है। अब आप ये बताओ कि इंडिया गेट घूमना क्यों चाहते हो और जिस लिए गए थे, क्या आपने उस उद्देश्य की प्राप्ति की? जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे, वो जानकारी या जिस लक्ष्य के लिए आपने लिया था पैसे, वो प्राप्त कर लिया? यही हमारा परिणाम बजट। तो 2007-8 में निष्पादन बजट को खत्म करके सरकार ने क्या किया, परिणाम बजट की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी जो हमारा परिणाम बजट है, अब उसके अंतर्गत हम भौतिक उद्देश्यों के साथ साथ हमें गुणात्मक उद्देश्यों की भी हमें प्राप्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, गुणात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ेगी और इसके तहत सरकार ने 3 ओ का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 3 ओ। पहला ओ आउटले, यानी कुल खर्च, जो आपने खर्च है वो कुल खर्च आप दिखाएंगे। दूसरा आउटपुट, यानी अपने भौतिक उद्देश्य जो था वो क्या था। ठीक है, तीसरा आप दिखाएंगे आउटकम, और वो जो भौतिक उद्देश्य आपने निर्धारित किया था उसका जो गुणात्मक लक्ष्य है, यानी गुणात्मक उद्देश्य, जो गुणात्मक परिणाम है, वो क्या था। ठीक है, जैसे आप उदाहरण ले कि जैसे प्रोग्राम बजट के अंतर्गत किसी मान लो कोई मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, सरकार का बजट सपोज 100 रुपए का है। अब उसने एक बजट, ये पारंपरिक बजट का हिस्सा हुआ, 100 रुपए बजट पारंपरिक बजट का हिस्सा। ठीक है, अब उसने एक मंत्रालय को बांट दिया, उस बजट को, पैसे को दिया। सपोज ग्रामीण विकास मंत्रालय को 50 रुपए दिए गए। ठीक है, मंत्रालय अनुसार बांट दिया गया, यानी ये प्रोग्राम बजट हो गया। अब प्रोग्राम बजट में ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसने एक उद्देश्य निर्धारित किया, यानी स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू किया। ठीक है, ये क्या हुआ आपका निष्पादन बजट। इसने भौतिक उद्देश्य निर्धारित किया। उद्देश्य क्या था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। लेकिन अब गुणात्मक जो बजट है वो ये करेगा, इसका करेगा क्या, जो गुणात्मक बजट है वो क्या करेगा, वो उसके गुणात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। यानी ये देखेगा कि जो हर घर शौचालय का जो उद्देश्य रखा गया था, जो भौतिक उद्देश्य, उसका जो गुणात्मक उद्देश्य, यानी जो महिलाएं, बच्चे इत्यादि हैं, उनका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, उनके स्वास्थ्य स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। हम देखते हैं कि सरकार का डाटा दिखाता है कि भाई हर घर में शौचालय की लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में जाते हैं, महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो क्यों? ये एक गुणात्मक उद्देश्य, यानी हमने गुणात्मक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की। हमने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे निष्पादन के अंतर्गत, उसकी तो प्राप्ति कर ली थी भौतिक उद्देश्य की, हमने हर घर शौचालय तो दे दिया, लेकिन आज भी हम अपने गुणात्मक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। हम देखते हैं जो शौचालय गांव में वो किस लिए यूज होते हैं। बहुत से लोग, मेरे घर के आसपास मैं देख रहे लोग बकरियां बांधते हैं शौचालय में। जो सरकार ने जो शौचालय बनवाए हैं हर घर, उसमें लोग बकरियां बांधते हैं। कुछ लोग तो कंडे, लकड़ी, ये सब रखते हैं, है ना, और खुले में जाते हैं। तो यानी वो अपने गुणात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाए। और जो परिणाम बजट है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो 3 ओ, यानी आउटले यानी कुल खर्च, आउटपुट भौतिक उद्देश्य, और यानी आउटकम गुणात्मक उद्देश्य। यानी हम अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो हमने बजट बांटा, तो हम देखेंगे कि जो 100 रुपए था वो हमारा आउटले था, कुल खर्च था, और हमारा आउटपुट में हमने देखा हर घर में शौचालय होना चाहिए, और आउटकम उसका क्या होना चाहिए कि जो स्त्री और बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सबको, अभी जो हमने 4 बजट पढ़े, अगर हम उनको समराइज करें तो हमारा पारंपरिक बजट क्या है, कुल खर्च दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम बजट है वो कुल खर्च में, अगर हमने कुल खर्च में विभागानुसार या मंत्रालय अनुसार खर्च को अगर बांट दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बजट हो जाएगा। अगर हम अपने प्रोग्राम बजट में उद्देश्यों को भी निर्धारित कर दें तो हमारा निष्पादन बजट हो जाएगा। अगर हम अपने निष्पादन बजट या प्रोग्राम बजट में हम क्या करें, भौतिक उद्देश्यों को प्लस गुणात्मक उद्देश्यों को भी जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, परिणाम बजट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शून्य आधारित बजट। तो हमारा शून्य आधारित बजट है, यानी जीरो बेस्ड जो बजट है, उसकी जो अवधारणा है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीटर पायर ने दी। ठीक है, ये बजट क्या कहता है, शून्य आधारित बजट क्या कहता है कि पिछले वर्ष का आपका जितना भी खर्च रहा हो सब कुछ आप शून्य मान लीजिए। इस वर्ष आप उसके कोई कनेक्शन नहीं है, सब कुछ जीरो मानिए। अब नए तरीके से आप अपने लक्ष्य बताइए, नए तरीके से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने खर्च बताइए, और उन लक्ष्य और खर्चों का हम विश्लेषण करेंगे। यानी आप अपने लक्ष्य बताइए, खर्च बताइए, और हम उनका गहन विश्लेषण करके देखेंगे कि हाँ आपको सच में इतने धन की आवश्यकता है या नहीं। आप अपने लक्ष्यों को जो बता रहे हैं आप इनको प्राप्त कैसे करेंगे, आप जो तर्क दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो धनराशि आप मांग रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो यानी हम देख सकते हैं एक तरीके से बहुत ही प्रभावी, विस्तृत और त्रुटि मुक्त बजट होता है। बहुत अच्छा बजट माना जाता है शून्य आधारित बजट। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें खर्च बहुत आता है और इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसलिए भारत में इस बजट का पालन नहीं किया जाता। ठीक है, भारत शून्य आधारित बजट का पालन नहीं करता, लेकिन सचमुच में यह बजट बहुत अच्छा बजट होता है। यह संसाधनों के कुशलतम उपयोग को दर्शाता है, संसाधनों के कुशलतम उपयोग को दर्शाता है। यानी ऐसा नहीं कि किसी विभाग ने बोला कि मुझे इतना खर्च चाहिए तो उसको आवंटित कर दिया जाएगा, नहीं। आप चाहिए अपने लक्ष्य बताइए, उनको कैसे प्राप्त करेंगे, पूरा एक एक लक्ष्य का गहन विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, शून्य आधारित बजट में। तो शून्य आधारित बजट और हम पारंपरिक बजट, दोनों में अगर हम अंतर समझे तो दोनों में अंतर क्या है। जो हमारा पारंपरिक बजट है वो क्या करता है, जो कुल खर्च है, पिछले वर्ष का कुल खर्च होता है, उसी में हम क्या करते हैं, नवीन खर्च को जोड़ देते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि आपका महीने का खर्च 100 रुपए है, अगले महीने अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे कुछ चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे, वो जो 100 रुपए था वो तो ठीक है, आप मुझे जो दे रहे थे वो ठीक है, लेकिन अब आप मुझे और दीजिए क्योंकि मुझे और खर्च की जरूरत है। तो आपके पेरेंट्स ने उसे 100 रुपए में और ऐड कर दिए। लेकिन शून्य आधारित बजट कहता है नहीं, ऐसा नहीं। वो कहता है आपके जो पिछले महीने का जो पिछला बजट था उसको आप पिछले वर्ष के बजट को शून्य करिए, पिछला वित्तीय वर्ष खत्म करिए, सब कुछ जीरो मानिए। अब नया लक्ष्य बताइए, नए तरीके से आप अपना लक्ष्य बताइए, नए तरीके से अपना खर्च बताइए, और आप जो लक्ष्य और खर्च बता रहे हैं
उन सभी लक्ष्यों को गहन विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आपको आवंटित किया जाएगा खर्च। ठीक है, ये हमारा है शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैंगिक बजट। ठीक है, जेंडर बजट। इससे ISPT 2016 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जेंडर बजट से संबंधित। वास्तुतः जो जेंडर बजट होता है ये किसी विशेष जेंडर को टारगेट नहीं करता, यानी ये पर्टिकुलर किसी जेंडर बेस्ड नहीं है, ये हर उस जेंडर को बेस्ड है, यानी हर उस जेंडर को टारगेट करता है जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। यानी जो लैंगिक बजट है उसको हम न्यूट्रल बजट भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं का विशेष फेवर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सा जेंडर पीछे रह गया। हम देखते हैं कि महिलाओं की राजनीति में इस तरह देख लें, जॉब में देख लें, श्रमबल में देख लें, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बहुत तेजी से क्या हुई, कम हुई। और 2011 की जनगणना है वो बताती है कि 49% जो महिलाएं हैं उनमें भी हम देखते हैं कि जो श्रमबल है, जो 1990-91 में जो महिलाओं की जो श्रमबल में भागीदारी थी वो 35% थी, जो कि 2000 क्या हुआ 18-20 में कम होकर कितनी हो गई है, 18 से 20% रह गई। इसका एक और कारण भी है श्रमबल में, जैसे श्रमबल मतलब जैसे मनरेगा जैसे जो स्कीम है, इनमें महिलाओं की जो भागीदारी वो बहुत तेजी से घट रही है। इसका बहुत सारे कारण भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक तो हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट आधारित जो बजट होते हैं उनमें महिलाएं, जो प्रोजेक्ट आधारित जो कार्य होते हैं महिलाएं उनमें चली गई हैं। दूसरा हम देखते हैं महिलाएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक है, इसके और भी कारण, ये भी कारण है। ठीक है, श्रमबल में भागीदारी कम होने का हम बता रहे हैं। तो जो जेंडर बजट आप हमेशा याद रखना, ये न्यूट्रल बजट है, कोई पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ महिलाओं का विशेष पक्ष लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल से हमारा जो संस्कृति है, विश्व की बहुत सारी संस्कृतियां ही हैं, आप देख सकते हैं पितृसत्तात्मक है। ठीक है, जहाँ पुरुष प्रधान संस्कृति है, महिलाएं कहीं ना कहीं हाशिए पे रह गई हैं, तो उनकी शिक्षा दीक्षा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आंगनवाड़ी योजना, इसके अंतर्गत, ये सब किसके अंतर्गत होता है? ये सब लैंगिक बजट के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो लैंगिक बजट न्यूट्रल बेस्ड होता है, हर वो लिंग जो पीछे रह गया है। और हम जानते हैं महिलाएं थर्ड जो जेंडर होता है, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर जिसे हम बोलते हैं, थर्ड जेंडर में सभी जितना भी LGBTQ है, जो सभी इनको सब शामिल किया जाता है। ठीक है, सभी कितने आते हैं लैंगिक बजट में। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में। तो लैंगिक बजट के अंतर्गत सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है, कौशल युक्त बनाने का प्रयास करती है, राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, शिक्षा दीक्षा में उन्हें आगे लाने का प्रयास करती है, श्रम बल क्षेत्र में उनको आगे लाने का प्रयास करती है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो जेंडर बजट होता है वो अलग से पेश नहीं किया जाता, वो केंद्रीय बजट जो होता है हमारा उसी में सम्मिलित रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, और जब केंद्र सरकार जब इस बजट को पेश करती है तो केंद्रीय बजट में इसको स्टेटमेंट 20 यानी विवरण 20 को जोड़ती है। ठीक है, विवरण 20 में क्या होता है, इसमें दो तालिकाएं होती हैं। एक टेबल ए में क्या होता है, 100% जो खर्च होता है वो महिलाओं पे किया जाता है, और टेबल बी के तहत जो कुल खर्च है उसका 30% महिलाओं पे खर्च किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो जेंडर बजट होता है वो ओवरऑल ऐसे जेंडर को टारगेट करता है जो कहीं ना कहीं हाशिए पे रह गया हो, उनके विकास को सुनिश्चित करता है, उनको आगे लाता है, उनको विकसित करता है, ताकि समाज में समानता को बढ़ाया जा सके। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि अगर कोई भी जेंडर, हम देखते हैं भारत में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बहुत कम है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसका योगदान नहीं होगा अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था सीधा सा फंडा जानती है, वो कोई समाजशास्त्र नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, अर्थव्यवस्था का सीधा सा फंडा है। अर्थव्यवस्था में हर वो चीज़ को योगदान माना जाता है जिससे इनकम होती है, हर उस चीज़ वस्तु जिसका बाजार मूल्य है वही अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। आप कितने भी अच्छे गृहिणी हो, कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। अर्थशास्त्र की सिंपल सी परिभाषा है, हर वस्तु और सेवा जिसका बाजार मूल्य है वही अर्थशास्त्र में शामिल होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, अगर उसका अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में योगदान नहीं होगा, GDP में योगदान नहीं होगा, तो देश की स्थिति कैसी होगी? तो यही रीजन है कि जेंडर जो लैंगिक बजट है हमें उसको शुरुआत करनी पड़ी। और इसकी सफलता हम जानते हैं, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो ऑफकोर्स हर बजट हर चीज़ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 6 जो हमने अभी बजट बताए। आज से यहाँ से हमारा बजट खत्म होता है। नेक्स्ट हमने जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि हम RBI यानी बैंकिंग शुरू करेंगे, पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, टेक केयर, कीप स्माइल।